Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about Law Commission. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 Indian Polity point of view. कि जीएस पेपर 2 के मेंस के सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। सबसे पहले समझते हैं लॉ कमीशन है क्या। इट्स अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक बॉडी है जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यानी कि सरकार के बस आदेश से बनाया गया है। इसको बनाने के लिए कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है या इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। तो नीति आयोग एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का। A body that has been created through an executive order but not have any law as its backing. लॉ कमीशन का काम क्या होता है? लॉ कमीशन भारत के अंदर जितने भी कानून हैं उनको स्टडी करता है और सजेस्ट करता है भारत सरकार को कि कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो लॉ रिलेटेड रिफॉर्म्स सजेस्ट करना काम होता है लॉ कमीशन का। इसके लिए वो रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं ताकि कैसे टाइम बाउंड फैशन में जस्टिस डिलीवरी हो पाए, क्योंकि कानून अगर स्ट्रीमलाइंड होगा, सिंपल होगा, तभी जाकर के जस्टिस इंश्योर हो पाएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कानून होने से कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो फिर कोर्ट को भी काफ़ी वक्त लग जाएगा उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। तो लॉ कमीशन का काम ही है कि कानून को स्टडी करे जो भी हैं हमारे देश के अंदर, और उनको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार को सजेशन दे ताकि स्विफ्ट जस्टिस डिलीवरी हो पाए। और इससे जो डिले है प्रोसीजर में ऑफ इश्यूज एसोसिएटेड विथ एडजुडिकेशन ऑफ केसेस, वो कट डाउन हो एंड कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन शुड ऑल्सो कम डाउन। हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने कहा था, चंचूर साहब ने, कि भारत के अंदर जस्टिस इज अ कॉस्टली कॉमोडिटी, क्योंकि जब केसेस चलते हैं लंबे समय तक तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर स्ट्रीमलाइन तरीके से केसेस को रिजॉल्व किया गया तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन विल ऑल्सो कम डाउन। अब अगर बात की जाए लॉ कमीशन की, तो लॉ कमीशन जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ऐसे बॉडीज में इन जनरल क्या क्राइटेरिया होगी मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, उनका क्या कंपनसेशन होगा, ये एकदम सेट तरीके से डिफाइंड नहीं होता है। टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन आएगा सरकार का, उसके बेसिस पे तय होता है कि लॉ कमीशन या इस तरह के जो भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनमें किस तरीके से उनके मेंबर्स को कंपनसेशन देना है या क्या उनकी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि द रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका काम है सजेशन देना, बट इसके सजेशन सरकार माने या ना माने ये सरकार के ऊपर है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अगर लॉ कमीशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो पहला लॉ कमीशन भारत के अंदर बनाया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ओनली एज ए रिजल्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत 1834 में पहला लॉ कमीशन बनाया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकुले। और इस लॉ कमीशन का काम था टू मेक रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन पीनल कोड एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो वो इंडियन पीनल कोड आईपीसी एंड देन सीआरपीसी थोड़े सालों बाद बना। ये तब से चल रहा था 1833-34 से, और उसको जाकर के अब हमने वापस से रिस्ट्रक्चर किया है और वो भारतीय न्याय संहिता हम लोग लेकर के आए हैं। जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हम लोग लेकर के आए हैं दैट हैव रिप्लेस्ड अबाउट 200 years old laws with respect to criminal justice system। तो लॉ कमीशन, पहला लॉ कमीशन 1834 में एज पर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकुले,
with the responsibility of codification of IPC, Indian Penal Code, and CRPC. IPC उस वक्त बन गया था, CRPC को बनने में थोड़ा टाइम लगा। अब इन सबको रिस्ट्रक्चर हाल फिलहाल में किया है भारत सरकार ने वापस से, और 3 नए क्रिमिनल लॉज हमने अडॉप्ट किए हैं। अब करंट न्यूज पे आते हैं, लॉ कमीशन से रिलेटेड। टाइम टू टाइम भारत सरकार लॉ कमीशन अपॉइंट करती है, जिनका काम हमने देखा ही, लॉ रिलेटेड रिफॉर्म्स सजेस्ट करना। तो अभी तक 22 लॉ कमीशंस कंपोज किए जा चुके हैं, और नॉर्मली 3 साल का टर्म होता है लॉ कमीशन का। तो जो 22nd लॉ कमीशन था, हेडेड बाय फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी साहब, दैट 22nd लॉ कमीशन टेन्योर इज नाउ ओवर। और इसीलिए भारत सरकार ने 23rd लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, एंड द 23rd लॉ कमीशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 2nd सितंबर, और इसका भी 3 साल का टर्म होगा। जो 23rd लॉ कमीशन है, इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब इनके लिए स्पेसिफाइड ड्यूटी फ्रॉम द गवर्नमेंट क्या क्या है। नॉर्मली सरकार जब भी कोई कमिटी बनाती है तो उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताई जाती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब कि दीज आर द एरियाज वेयर द कमिटी हैज टू मेक रिकमेंडेशंस। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 23rd लॉ कमीशन इज to identify laws which are no longer relevant and needs to be repealed। मतलब वो सारे कानून को आइडेंटिफाई किया जाए जिनकी अब कोई जरूरत है नहीं, उनको रिपील करना होगा, तभी जाकर के हमारा जो ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम है वो स्ट्रीमलाइंड हो पाएगा। तो टू मेनी लॉस एंड क्रिएटिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम can be a problem for overall judicial setups in the country या criminal justice system in the country। तो 23rd लॉ कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आइडेंटिफाई द लॉज विच आर नो लॉन्गर नीडेड विच कुड बी रिपील्ड, मतलब जिनको हटाया जा सकता है। उसके अलावा एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप करे, जिसकी मदद से टाइम टू टाइम जो लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका भी रिव्यू हो पाए और उसमें भी नेसेसरी चेंजेस लाए जा सकें। थर्ड, आइडेंटिफाई लॉज विच आर नॉट इन हार्मनी विद द करंट इकोनॉमिक नीड्स। देखिए 1991 के बाद से इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक बदल गया। 1991 से पहले तक वी वर लार्जली एन इनवर्ड लुकिंग क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, प्रीडोमिनेंटली सोशलिस्ट। ये सब तो हम इकोनॉमिक की क्लास में पढ़ते हैं। 1991 के बाद से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, एंड इंडियन इकोनॉमी हैज बीन नाउ ओपनिंग अप एंड हैज बीन मोर एंड मोर आउटवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए जरूरी है कि हम उन कानूनों को आइडेंटिफाई करें जो हमारे मौजूदा इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के हिसाब से हो, और जो करंट इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनको हमें रिपील करने की जरूरत है। साथ ही साथ द 23rd लॉ कमीशन हैज बीन आस्क्ड टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉज इन लाइट ऑफ डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून हैं वो हमारे डीपीएसपी संविधान द्वारा मेंशन किए गए उनके हिसाब से हैं कि नहीं। डीपीएसपी द सेट ऑफ गाइडलाइंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ टुडे। व्हाइल मेकिंग द पॉलिसीज इन करंट टाइम, द गवर्नमेंट मस्ट टेक इन माइंड द डायरेक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। और वो डायरेक्शंस कहाँ हैं? पार्ट 4 में, कि कानून बनाते वक्त, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते वक्त सरकार को किन किन बातों का ध्यान रखना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो पूरा सेट ऑफ गाइडलाइंस पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाम से ही देखिए डायरेक्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लॉ मेकर्स के लिए कि स्टेट की पॉलिसी जब आप बनाए तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो डीपीएसपी के हिसाब से हमारे कानून उस लाइन में है कि नहीं, वो भी स्टडी करने का काम दिया गया है लॉ कमीशन को, 23rd लॉ कमीशन को। इसके कौन चेयरमैन होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, ये सब अभी सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया है।
ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन इट्स 2023 प्रीलिम्स। तो 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था लास्ट ईयर, उसमें ये सवाल पूछा गया था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। India Singapore Agreement on Semiconductors. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. देखिए, हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ब्रुनाई को विजिट किया। ये देखिए, छोटा सा देश है ब्रुनाई, और उसके बाद ही हैज विजिटेड सिंगापुर। इनफैक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर वाज अटेंडिंग आसियान समिट दैट वाज कंडक्टेड इन इंडोनेशिया, और उसी के बाद उन्होंने ब्रुनाई और उसके बाद सिंगापुर का विजिट किया। चूंकि साउथ ईस्ट एशिया का वो विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों देशों को भी अलग से विजिट कर लिया। एक बार जरा समझ लेते हैं आसियान ग्रुप है क्या। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। जैसे ये जो ग्रीन कलर से यहाँ दिखाया गया, दीज कंट्रीज आर नोन एज वेस्ट एशियन कंट्रीज। ये ज़्यादातर जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन। एक कंट्री जो इस्लामिक नहीं है ऑफ कोर्स, वो है इजराइल, जूस कंट्री है। तो ग्रीन कलर से ज़्यादातर जो यहाँ पे देश दिखाए गए हैं, दे आर कंसिडर्ड एज वेस्ट एशियन कंट्रीज। एशिया के वेस्ट हिस्से में है, इसलिए वेस्ट एशिया। ये देश ज़्यादातर जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस में रिच है, मतलब एनर्जी रिच कंट्रीज हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। दीज आर ऑल्सो एनर्जी रिच कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज, जिसमें हमारा देश भारत भी आता है, वो हैं 8, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। वैसे ही ये देश कहे जाते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, मंगोलिया, कोरिया, दोनों कोरिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ जापान। रसिया कम्स पार्ट ऑफ नदर्न एशिया, एंड देन वी हैव साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 10 देश आते हैं, राइट फ्रॉम म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनाई। इन 10 देशों ने, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने, आपस में एक ग्रुप बनाई है, आसियान ग्रुप, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ग्रुप। और उन्हीं की समिट में भारत को भी इनवाइट किया गया एज एन ऑब्जर्वर नेशन। तो उसी समिट को विजिट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे इंडोनेशिया में, और फिर अपने इंडोनेशिया ट्रिप के बाद ही वेंट टू ब्रुनाई एंड देन सिंगापुर। और अभी जब उन्होंने सिंगापुर को विजिट किया है, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैसला था टू एलिवेट इंडिया सिंगापुर टाइज टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, लगभग 2 वीक पहले, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड इंडिया, और उस मीटिंग के दौरान व्हेन ही मेट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडिया अपग्रेडेड इंडिया मलेशिया रिलेशंस टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो मलेशिया भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, सिंगापुर भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। दोनों देशों के साथ हमने अपनी जो रिलेशनशिप है उसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक इंप्रूव या एलिवेट कर दिया है। मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स में भी मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, ये हमने 21 अगस्त के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इसी साल देखा था, जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इंडिया। तो वहां पे मैंने आपको बताया था, बेसिकली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2 देशों के बीच में कंडक्ट जब की जाती है, तो उसमें दोनों देश आइडेंटिफाई करते हैं द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जहां पे दोनों देश अलाइन हो सकते हैं, चाहे एनर्जी फील्ड हो, सिक्योरिटी हो, ट्रेड हो, पीपल टू पीपल टाइज हो। तो इस तरीके से 2 देश आपस में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके मदद से फिर दोनों देश अपने बीच के रिलेशंस को अपग्रेड करते हैं। और जब 2 देश एक दूसरे से डीपर कमिटमेंट करना चाहें, देन दे अपग्रेड देयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और
भारत ने अभी सिंगापुर के साथ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है। पहले हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, पहले हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। लाइकवाइज अबाउट 2 weeks अगो इंडिया हैड अपग्रेडेड इट्स relations with Malaysia also to the level of comprehensive strategic partnership। तो ये साफ साफ बता रहा है कि इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इनहांस इट्स रिलेशंस विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और उसके पीछे एक बड़ा कारण है चाइना फैक्टर। लुक, चाइना और उसका अग्रेशन इन साउथ चाइना सी से रिलेटेड तो कई सारे आर्टिकल्स हम कवर कर चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया कि कैसे चाइना ने आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन, जिसको उसने अब एक्सटेंड कर दिया है टू 10 डैश लाइन, वो ड्रॉ करके साउथ चाइना सी के अंदर यूनिलैटरल तरीके से, अनफेयर तरीके से अबाउट 90% ऑफ द एरिया एंड रिजर्व्स ऑफ साउथ चाइना सी वो क्लेम करता है। तो इस कारण से सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर अलार्म्ड, थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ चाइनाज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी। और नेचुरली फिर उनके लिए एक इम्प्लीमेंट या इम्पोर्टेंट पार्टनर बनता है इंडिया, जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करके चाइना को या उसके अग्रेशन को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इन साउथ चाइना सी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एलिवेट देयर टाइज विथ इंडिया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप मान सकते हैं कि मलेशिया ने भारत के साथ और अब सिंगापुर ने भारत के साथ अपना जो पार्टनरशिप है उसको अपग्रेड कर दिया है टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत और सिंगापुर के बीच में साइन हुआ है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स, देखिए सेमी कंडक्टर्स आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंटिटी हैं, क्योंकि सेमी कंडक्टर्स की मदद से चिप बनते हैं। चिप से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के ज़्यादातर इक्विपमेंट्स बनते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं वो दे आर नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। चाहे ऑटोमोबाइल की हम बात कर लें, चाहे हम होम अप्लायंसेस की बात कर लें, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, हर जगह सेमीकंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से कि इन करेंट टाइम सेमीकंडक्टर्स आर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कुछ देश जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लीडर हैं, उसमें सबसे आगे हैं अमेरिका एंड ताइवान। कोरिया भी है, साउथ कोरिया इज अ लीडर। सिंगापुर ऑल्सो हैज an expertise in semiconductor fabrication. Singapore overall has 7% of global semiconductor market. वो तो ठीक है, बट अगर टेक्नोलॉजी वाइज बात की जाए तो सिंगापुर इज ए लीडर इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे कि चिप डिजाइनिंग, पैकेजिंग, असेंबली। और चूंकि सेमीकंडक्टर इज द न्यू कोर एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसीलिए भारत सरकार भी सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हमारी सरकार ने स्टार्ट किया साल 2021 में। 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं भारत में अलग अलग हिस्सों में। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि असम के अंदर जागीरोड रीजन में आ रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट बाय टाटा ग्रुप। तो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन पे हमारी सरकार बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि वो ही है आज के डेट में या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का कोर। और सिंगापुर इज लीडर इन सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, पैकेजिंग। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विजिट के दौरान सिंगापुर सरकार के साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में कोलैबोरेशन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो अपार्ट फ्रॉम एलिवेटिंग द टाइज to the level of comprehensive strategic partnership, the next important agreement between India and Singapore signed as a result of this visit of our Prime Minister to the country Singapore was cooperation in the field of semiconductors. इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आसियान कंट्रीज और भारत के जो संबंध हैं उनका क्या महत्व है, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, उससे संबंधित ये या उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दिया। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है सवाल, मैं आपको बस बता देता हूं इसका मतलब कि आसियान कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, साथ ही साथ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर इंडिया इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ऐसा है ये सवाल का मतलब। तो बेसिकली इस सवाल के अंदर दो पार्ट हैं। पहले आपको आसियान कंट्रीज का इंपॉर्टेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बताना होगा,
फिर एक ट्रांजिशन लाइन देना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट दे आसियान कंट्रीज होल्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस फॉर इंटायर इंडिया एज वेल। और फिर भारत और आसियान कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं उनका क्या क्या पोटेंशियल है इंडिया के इंटरेस्ट के लिए, वो आपको मेंशन करना होगा। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए इंपॉर्टेंस क्या है आसियान का, पहले वो बताएं, और फिर ओवरऑल इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो बताएं। इस तरीके से इस सवाल के दो पार्ट हैं, 15 मार्कर क्वेश्चन है। मैंने हिंट्स दे रखा है, मैंने आपको आंसर राइटिंग का बेसिक आइडिया दिया है। एवरी आंसर रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 पार्ट्स। किसी भी सवाल में आप देखेंगे कि 2 पार्ट रहते हैं, तो आंसर में भी 2 पार्ट होंगे, 2 सवाल छुपे रहते हैं। एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर पहला पार्ट डील करें, फिर दूसरा पार्ट डील करें, बट पहले और दूसरे पार्ट के बीच में एक ट्रांजिशन लाइन दे दें और फिर एक ठीक ठाक सा कंक्लूजन दे दें या वे फॉरवर्ड दे दें। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरपोल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंटरपोल इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया के 195 कंट्रीज ने मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर है इन लियोन, फ्रांस। इसको बनाया गया था 1923 में, तो पिछले साल ही इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 100 साल पूरे किए। भारत ने इसको ज्वाइन किया इन 1949 इटसेल्फ। इंटरपोल करता क्या है? दुनिया के अलग अलग देशों के पुलिस को आपस में कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है इंटरपोल, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम हो रहे हैं, जो ट्रांस बाउंड्री क्राइम्स हैं, टेररिज्म, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स। फ्यूजिटिव्स वो होते हैं जो एक देश में क्राइम करते हैं और दूसरे देश में भाग जाते हैं और वहां के लॉ के हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के जो क्राइम है विच आर बियॉन्ड द कैपेबिलिटी या जुरिडिक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर कंट्री या गवर्नमेंट, इस तरह के क्राइम्स को एड्रेस करने के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंटरपोल, जहां पे दुनिया के अलग अलग इस प्लेटफॉर्म की मदद से अलग अलग देशों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करती है। इंटरपोल को कंडक्ट करने के लिए जो फंडिंग है वो भी जो मेंबर कंट्रीज हैं वही देते हैं। इंटरपोल अलग अलग तरह के नोटिस रिलीज करता है, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेड नोटिस। तो किसी भी इंसान के अगेंस्ट अगर रेड नोटिस रिलीज कर दिया गया इंटरपोल प्लेटफॉर्म पे, मतलब इसका मतलब ये है कि वो इंसान को दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसको एक बार के लिए डिटेन करेगी जिस देश के अंदर भी वो है वहां की सरकार। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के अगेंस्ट रेड नोटिस डिक्लेयर हो गया और वो है लंदन में, तो ब्रिटेन की सरकार जो है उसको एक बार के लिए डिटेन करेगी, पूछताछ करेगी। और अगर वो रेड नोटिस रिलीज हुआ है भारत के रिकमेंडेशन पे, भारत के सजेशन पे, ब्रिटेन की पुलिस जो है उसको डिटेन करेगी, पूछताछ करेगी, और ब्रिटेन के नियम के हिसाब से, ब्रिटेन के कानून के हिसाब से अगर उसको भारत में एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है तो फिर भारत में उसको भेजा जाएगा। तो रेड नोटिस की मदद से कोई जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उनको टेम्पोररीली जिस देश में भी वो लोकेटेड है वहां डिटेन करा करके पूछताछ कराई जाती है, और फिर अगर वहां की लोकल गवर्नमेंट को लगता है तो फिर उसको वो एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं टू द कंट्री वेयर दे हैव कमिटेड क्राइम। बट रेड नोटिस डज नॉट मीन डायरेक्ट अरेस्ट। अगर बात की जाए इंटरपोल की, तो इसका रेगुलर टाइम पे इलेक्शन होता रहता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन कंडक्टेड एवरी 4th ईयर, जहां पे जो भी मेंबर कंट्रीज हैं इंटरपोल के वो मिल करके वोटिंग करते हैं। भारत की तरफ से इंटरपोल में सीबीआई को रिप्रेजेंटेशन मिला है, मतलब इंटरपोल में सीबीआई भारत की तरफ से कोऑर्डिनेट करता है या लाइजनिंग करता है। ये जो करंट आर्टिकल है, ये न्यूज है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस नहीं है। कि सीबीआई चीफ ने बताया कि इंटरपोल ने पिछले साल लगभग 100 से भी ज्यादा रेड कॉर्नर नोटिस रिलीज किए थे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया। The news does not have much substance, but I covered this just to give you an idea about Interpol and how it functions. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इसके लिए ये चाहिए तो हिंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, and then attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about Saturn ring that will briefly disappear in year 2025. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. Saturn प्लैनेट की अगर बात की जाए हमारे सोलर सिस्टम में, तो सैटर्न अर्थ की तरह ही रोटेट करता अपने एक्सिस पे, साथ ही साथ रिवॉल्व करता अराउंड द सन। और
सैटर्न जो प्लैनेट है उसके अराउंड आप देखोगे, टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, तो आपको पता चलेगा कि सैटर्न के अराउंड एक लार्ज रिंग भी बना हुआ है। दिस रिंग कंसिस्ट्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स, डस्ट एंड रॉक्स। छोटे छोटे आइस क्रिस्टल, डस्ट, रॉक्स जो है मिल करके उन्होंने सैटर्न का रिंग बनाया है। इसका रेडियस काफी ज्यादा है। इट इज एज लॉन्ग एज 2,80,000 किलोमीटर सैटर्न का रिंग। द रिंग ऑर्बिट्स डायरेक्टली ओवर सैटर्न्स इक्वेटर। तो जैसे भारत का आई एम सो सॉरी अर्थ का इक्वेटर है, जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, वैसे ही सैटर्न का इक्वेटर है जो सैटर्न को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। और सैटर्न के इक्वेटर के ऊपर ही सीधा सीधा ये ऑर्बिट करता है सैटर्न का रिंग। रिंग इज समटाइम्स नोन एज मैजेस्टिक रिंग ऑफ सैटर्न कंसीडरिंग इट्स साइज। अब जैसे अर्थ पे हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, बट रोटेशन के कारण जो प्लेन बनता है, ये रोटेशन के कारण जो प्लेन बनता है, वो प्लेन और जो प्लेन अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण बन रहा है अराउंड द सन, उस दोनों प्लेन में एक एंगल है। वो एंगल है लगभग 23.5 डिग्री। ये तो बात आप जानते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, दैट एक्सिस इज टिल्टेड with respect to perpendicular on the plane created by revolution of earth around the sun। तो इसी कारण से जो रोटेशन के कारण इक्वेटर वाला जो प्लेन बनेगा, इक्वेटर को आप सोचें ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक प्लेन बन रहा है, और अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है उसके कारण से एक प्लेन बन रहा है, दोनों के बीच में एक एंगल है 23.5 डिग्री। ठीक वैसा ही अरेंजमेंट है सैटर्न का विथ रेस्पेक्ट टू सन। सैटर्न रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बट रिवॉल्यूशन इज ऑन एन एक्सिस विच इज टिल्टेड with respect to the perpendicular on the plane created by revolution of the Saturn around the sun। और अर्थ के केस में द टिल्ट इज 23.5 डिग्री, while सैटर्न के केस में द टिल्ट इज क्लोज टू 26.7 डिग्रीज। अब अगर सन से देखा जाए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि सन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे सैटर्न को, सपोज जस्ट हाइपोथेटिकली सपोज कि यू आर सिटिंग ऑन द सन, एंड देन इफ यू सी द सैटर्न, इट विल अपीयर लाइक दिस, ऐसे घूमता हुआ लगेगा, टॉप डाउन होता हुआ लगेगा, क्योंकि रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है। एट द सेम टाइम इसका एक मैजेस्टिक रिंग भी है जो इसके एक्सिस, जो इसके इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल बना हुआ है, मैजेस्टिक रिंग एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटर, इसलिए ऐसे अप डाउन करता हुआ दिखेगा द सैटर्न रिंग। अब करंट न्यूज पे आते हैं। साल 2025 में, यानी कि अगले साल, एक्सपर्ट्स का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि सैटर्न का जो रिंग है वो डिसअपियर हो जाएगा फॉर सम टाइम। तो क्या मतलब है इसका डिसअपियर होने का? देखिए, ये पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि रियलिटी में डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया, बट अर्थ से जब हम इसको देखेंगे विथ हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, तो हमें ये रिंग दिखेगा नहीं। और वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ओरिएंटेशन इस सैटर्न की, उसके मैजेस्टिक रिंग की और अर्थ के बीच में ऐसी होगी कि हम टेलीस्कोप से जब देखेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा। आप देख रहे हैं बीच में एक टाइम ऐसा बन रहा है जब रिंग दिख ही नहीं रहा है। ओरिएंटेशन विल बी लाइक दिस ओनली, कि वी विल बी एबल टू सी द एज ऑफ द मैजेस्टिक रिंग ओनली, एंड फॉर दैट रीजन इट इज बीइंग सेड कि द मैजेस्टिक रिंग विल डिसअपियर। इट विल नॉट डिसअपियर इन रियलिटी, but because of the arrangement between Earth and Saturn, the majestic ring around the Saturn won't be visible for few months. That will happen in 2025. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, it happened in the past as well. Last time it happened in 2009 and it will happen in the future as well. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट part implementation of Biplab Sharma committee's recommendation. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, वैसे तो आपको पता ही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, असम मूवमेंट के बारे में, that spanned from 1979 to 1985.
तो 1970s में द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इनफ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश बिकेम अ हॉट इशू इन असम। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से पहले पहले जो पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बनेगा बांग्लादेश, वहां के लोगों के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज की, उस एट्रोसिटीज को से बचने के लिए कई सारे लोग इलीगल तरीके से इन्फ्लक्स कर गए, आ गए ऑन द इंडियन साइड, बॉर्डर स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल या असम के अंदर। अब बाद में बांग्लादेश बन गया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बिकॉज ऑफ इंडियाज एफर्ट्स ओनली। पर धीरे धीरे आसाम के अंदर जो डेमोग्राफिक प्रेशर बढ़ा बिकॉज ऑफ सच इलीगल इमिग्रेंट्स, मेनी ऑफ देम हु डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया ओनली, मे बी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मोटिव और इन ऑर्डर टू अवॉइड परसिक्यूशन बैक इन देयर ओन कंट्री, जो भी कारण हो, मेनी ऑफ द इमिग्रेंट्स स्टेड बैक इन इंडिया ओनली, एंड दैट लेड टू प्रेशर ऑन द लोकल रिसोर्सेस। और इस कारण से आसाम के अंदर जब ये प्रेशर फील होना शुरू हुआ ऑन द लोकल रिसोर्सेज, तो स्टूडेंट ग्रुप, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन मेनली, बाकी भी स्टूडेंट ग्रुप थे बट आसू वाज ऑन द फ्रंट, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया वेयर द मूवमेंट का जो कोर डिमांड था दैट वाज टू वीड आउट दीज इलीगल इमिग्रेंट्स एंड सेंड बैक टू देयर नेटिव कंट्री। ये मूवमेंट 6 सालों तक चला, 1979 से 85 तक। स्टार्टिंग में तो फोर्सफुल सप्रेशन की कोशिश की गई बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बट उस कारण से लगभग 800 स्टूडेंट्स फ्रॉम असम हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ, दे वर मार्टायर्ड। अल्टीमेटली 1985 में ऑन 15 अगस्त 1985 एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ। भारत सरकार, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्टेट गवर्नमेंट एंड द मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट तीनों ने मिलकर के साइन किया, जिसको कहा गया आसाम अकॉर्ड। और आसाम अकॉर्ड में वैसे तो कई सारे प्रोविजंस हैं, बट द टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वर वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम आसाम। तो जो भी इलीगल तरीके से आसाम के अंदर घुस आए 1971 से पहले, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस से रिपैट्रिएट किया जाए। अब ये आसाम अकॉर्ड के अंदर ये प्रोविजन तो डाल दिया गया, कट ऑफ डेट भी दे दिया गया मार्च 24, 1971, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी वक्त लगा। सरकार ने इसके डायरेक्शन में कोई कंक्रीट एक्शन लिया नहीं। ओनली इन 2013, देखिए असम अकॉर्ड साइन हुआ 1985 में, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनआरसी को अपडेट करने का प्रोसेस शुरू हुआ असम के अंदर, विच कैन बी सीन एज ए क्रेडिबल एक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रॉमिस अंडर असम अकॉर्ड, दैट वाज टू वीड आउट इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ असम। एनआरसी अपडेट करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये मकसद था एनआरसी का। बट फिर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया भारत सरकार ने, जिसमें कई सारे लोगों को भारत की सिटीजनशिप देने की बात की गई। बेसिकली नॉन मुस्लिम्स हु हैव इमिग्रेटेड इन इंडिया बिफोर 2014 and that too from 3 countries, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. That was the essence of Citizenship Amendment Act. तो कहीं ना कहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और जो एनआरसी अपडेट करने का जो प्रोसेस है, दोनों में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आ गई। एक तरफ हम एनआरसी अपडेट करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, दूसरी तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उनमें से कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने की बात करता है। इसीलिए दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसीज होने के कारण काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था 2019-20 में, आपको याद होगा। अभी भी चल रहा है, एंटी-सीए प्रोटेस्ट चल ही रहा है, पीसफुल तरीके से चल रहा है। लेकिन अब तो ये तो एक बात हो गई कि क्या प्रॉमिस किया गया था असम अकॉर्ड में, आइडेंटिफाई किया जाएगा लीगल इमिग्रेंट्स को और उनको वापस से भेजा जाएगा टू देयर नेटिव और ओरिजिन कंट्री, दैट इज बांग्लादेश नाउ। और उसके लिए एनआरसी अपडेट की प्रोसेस शुरू हुई, सीए लाया गया बाद में, विच इज इनकंसिस्टेंट to some extent with NRC, and that led to protest. But now come to the core idea of this current article. जो असम अकॉर्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, दैट इज मेंशन इन क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड, जो कहता है कि steps will be taken by government of India and state government of Assam in order to conserve Assamese culture. तो क्लॉज 6 अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो कुछ ऐसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स विल बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, प्रमोट द कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ द एसएमईज पीपल। तो एसएमईज लोगों की कल्चरल, लिंग्विस्टिक, सोशल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे, कानूनी तरीके से और लोकल एग्जीक्यूटिव तरीके से लिए जाएंगे। अब क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने में एक बड़ा कंसर्न आया कि
हु विल बी कंसिडर्ड एज असमीज पीपल। इसको लेकर के काफी टाइम तक डिफरेंसेस रहे अमंग्स डिफरेंट एक्सपर्ट्स। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार की, उन्होंने एक कमेटी बनाई, बिप्लब शर्मा कमेटी, 2019 में। तो जस्टिस बिप्लब शर्मा इस रिटायर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट जज, उनके चेयरमैनशिप में बिप्लब शर्मा कमेटी बनाई गई इन ऑर्डर टू गिव रिकमेंडेशंस जिसके बेसिस पे क्लॉज 6 को इंप्लीमेंट किया जा सके। बिप्लब शर्मा कमेटी ने 6-7 महीनों में ही अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया टू द गवर्नमेंट ऑफ असम एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिप्लब शर्मा कमेटी रिपोर्ट, अगर कुछ की रिकमेंडेशंस देखे जाए बिप्लब शर्मा कमेटी के, तो उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन से लोग एसएमईज पीपल कहे जाने चाहिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने सजेशंस दिए हैं, जैसे रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे कि असम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया जाए फॉर असमीज पीपल। लैंड रिलेटेड इंटाइटलमेंट्स में प्रोटेक्शन दिया जाए कि कौन उन इंडिजिनस लोगों के लिए कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो लैंड ओनरशिप को लेकर के। लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं इस बिप्लब शर्मा कमेटी रिपोर्ट के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है कि बिप्लब शर्मा कमेटी रिपोर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं वो अभी तक ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया है। अब हमें कैसे पता, फिर आपका ये सवाल होगा कि इसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि बिप्लब शर्मा कमेटी के अंदर जो कुछ मेंबर्स थे, खासकर स्टूडेंट यूनियन के जो मेंबर्स थे, जो शर्मा कमेटी के मेंबर्स थे, उन लोगों ने अनऑफिशियल तरीके से इस बिप्लब शर्मा कमेटी डॉक्यूमेंट के रिकमेंडेशंस को लोगों के सामने पहुंचाया है। आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन सबमिट किया है, सरकार या कमेटी की तरफ से ऑफिशियली इस रिपोर्ट के अंदर क्या बातें हैं वो नहीं बताई गई हैं आम जनता को अभी तक। लेकिन कुछ मेंबर्स थे बिप्लब शर्मा कमेटी के अंदर, उन्होंने अपने तरफ से बताया है कि चूंकि हम मेंबर हैं बिप्लब शर्मा कमेटी के, वी नो कि इसमें क्या क्या बातें, तो उन्होंने अपने तरफ से बताया है कि इन एरियाज में रिकमेंडेशन दिया गया है, बट दैट इज नॉट ऑफिशियल ऑफ कोर्स। अब करंट न्यूज पे आते हैं। असम सरकार ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कि बिप्लब शर्मा कमेटी के 67 रिकमेंडेशंस में से 57 को असम सरकार ने मान लिया है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो तैयार हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंप्लीमेंट इट बाय 15th अप्रैल ऑफ 2025। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हाँ, इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग कम्युनिटी से लोगों के साथ हमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होगा, स्पेशली 6 शेड्यूल वाले एरियाज में, ट्राइबल एरियाज की। क्योंकि देखिए, एसएमईज पीपल का डेफिनेशन ही सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है कि एसएमईज लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों या एक पर्टिकुलर टाइम से पहले रह रहे लोग, किनको एसएमईज कहा जाए, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है। इसीलिए सरकार को जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो असम के अंदर कई सालों से रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, बट ओरिजिनली उनका लैंग्वेज एसएमईज नहीं है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना जरूरी है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लॉज 6 ऑन द बेसिस ऑफ बिप्लब शर्मा कमेटी रिकमेंडेशन। इसीलिए सरकार ने कहा है कि वी विल बी इन टॉक विथ द मेंबर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी स्पेशली ऑफ 6th शेड्यूल एरिया, एंड देन वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बिप्लब शर्मा कमेटी रिकमेंडेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज आने वाले हैं? इम्प्लीमेंटेशन में पहला इशू मैंने आपको बताया कि जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं वो अभी तक तो ऑफिशियली सामने है नहीं। तो जब ऑफिशियली कमेटी के रिकमेंडेशन सामने आएंगे तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी डिस्प्यूट होगा, लोकल प्रोटेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स, कम्युनिटीज कई सारे रिकमेंडेशन से अग्री ना करें। तो अभी तो सरकार ने सिर्फ नंबर बताया है कि 57 रिकमेंडेशंस को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली वो जो प्रोविजंस हैं उनको लेकर के प्रोटेस्ट तो हो ही सकता है। प्लस ऐसे कई सारे प्रोविजंस होंगे जिसको असम सरकार बस अपने लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, उसके लिए भारत सरकार की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होंगे जो सीधा सीधा असम सरकार तो दे नहीं पाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर एरियाज ऑफ कंसर्न एज फार एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 इज कंसर्न। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था डीएनए एंड क्रोमोसोम से रिलेटेड, पहले क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड तो सिंपल क्वेश्चन था, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड राइट टू डिस्कनेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट वाज ऑस्ट्रेलिया हु हैज पास्ड दिस लॉ इन रिसेंट टाइम। फ्रांस ने तो 2017 में ही पास कर दिया था। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।